के फंडामेंटल समझने के लिए आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। वन वे रैली, फोमो फैक्टर, मार्च में लग रहा था कि 16,800 टूट ना जाए, अब बात कर रहे हैं ऑल टाइम हाइज की। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जिस तरीके का मूव आया है मार्केट में, और क्या अब ये मान लिया जाए कि अब 16,800 नहीं टूटेगा और क्या न्यू ऑल टाइम हाइज जल्दी दिखेंगे? अनुज, ये मार्केट की कहावत है, आपको रहना पड़ता है क्योंकि अगर आप बेस्ट 5-6 दिन मिस कर जाएं तो लगभग 1 साल 2 साल का रिटर्न न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कोर पोर्टफोलियो में टिंकरिंग मत करिए। आप आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं तो लोग प्रॉफिट की जगह पूरा कैपिटल बुक कर लेते हैं। और यही होता है। देखिए, कुछ दिनों में सेंटिमेंट चेंज हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि इसके तीन कारण है। एक, मार्केट ये प्राइस इन कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आएगी, पीक आउट हो चुकी है, और 3 से 6 महीने में या मे बी 3 क्वार्टर में आपको ब्याज दरें जो है थोड़ा नीचे आएंगी। दूसरा, हमने देखा कि अर्निंग्स बहुत अच्छा रहा है बैंक्स का इन पर्टिकुलर। हमने देखा डोमेस्टिक में कि एचडीएफसी से वो नंबर स्टार्ट हुए थे, आरएल के नतीजे अच्छे आए, आईसीआईसीआई अच्छा था। आईटी पैक अगर आप छोड़ दें, उसमें भी थोड़ा सिलेक्टिव नंबर्स आए हैं, नतीजे ज्यादातर जो है अच्छे आ रहे हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि जो एफआईएस का फ्लो है, वहां पे हमें फर्क जो है देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिन में आप देखिए करीबन 4,500 करोड़ की जो है बाइंग हुई है। ये एक बड़ा फैक्टर था। आप देखिए पिछले 2 साल में लगभग लगभग उन्होंने एक साल, पिछले साल में 2.25 लाख करोड़ का रिडेम्पशन था। पिछले 2 सालों में काफी हैवी रिडेम्पशन हुए। एफआई ओनरशिप ऑल टाइम लो पे है। 2008 से अगर आप आंकड़ा देखें तो 17.5% के आसपास का एफआई ओनरशिप है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार पे बाउंस आया। मेरा ये मानना है कि अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जीएसटी के आंकड़े देखिए, खाली नंबर्स मत देखिए, नंबर ऑफ ई वे बिल्स देखिए, नंबर ऑफ जो जीएसटी फाइलर्स हैं वो देखिए। मुझे लग रहा है इकोनॉमी इंडिया की रिलेटिवली अच्छा कर रही है, और कुछ एफआई बाइंग आपको देखने को मिल सकती है नियर टर्म में। तो मेरे हिसाब से जो शायद 17,000 का जो बेस था वो मुझे मुझे नहीं लगता कि टूटना चाहिए अनुज। ओके, 17,000 का बेस नहीं टूटना चाहिए। गुरमीत, बात की थी हमने आईटी को लेकर पिछले अपने इंटरव्यू में, लेकिन लोअर लेवल पर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, इवन इन्फोसिस में आई है, और बाकी के आईटी नंबर्स को देखकर ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये सिर्फ शायद एक वन कंपनी प्रॉब्लम रही हो शायद। यहाँ पर क्या भी होगा आपका? अनुज, थोड़ा सिलेक्टिव है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 1 क्वार्टर और हमें वेट करना चाहिए। हमें नहीं पता ये एआई का और जनरेटिव एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है लोअर लेवल कोडिंग पे। आज हमने देखा आईबीएम ने अनाउंस किया करीबन करीबन 3,500 जॉब्स जो हैं वो एआई के थ्रू करेंगे, जिसमें कुछ हद तक स्टाफ और सपोर्ट फंक्शंस भी थे, जिसमें कुछ एचआर फंक्शंस हैं, कुछ कुछ अकाउंटिंग फंक्शंस हैं। तो हमें देखना पड़ेगा। तो जो भी कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स जिनकी ज्यादा हैं, जहाँ वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, जहाँ पे न्यू एज एप्लीकेशन है, वहां पे शायद इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। इन्फोसिस का नॉर्थ अमेरिका का एक्सपोजर लगभग लगभग 40% है, उसमें बीएफएसआई का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हमने देखा भी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को जेपी मॉर्गन ने एक्वायर किया। तो जब तक बैंकिंग सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाता, थोड़ा मुझे लगता नहीं अभी तक स्टेबल हुआ है यूएस में, शायद जब फेड पिवट करेगा तब शायद थोड़ा एक डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद मुझे लगता है आईटी एक 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 बेटर है। बट मैं अग्री करता हूँ, कुछ हद तक नेगेटिविटी प्राइस में है। बट ये बाजार ऐसा है, जब जब तक रेट नीचे नहीं आ जाते, आपको जहाँ पे सस्टेनेबल अर्निंग्स है वहीं पे रहना चाहिए। तो आपके जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कुछ हद तक बैंक्स हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स में भी आपको जैसे जैसे रॉ मटेरियल सॉफ्ट होगा, प्राइसेस सॉफ्ट होंगे, आपको मार्जिन इंप्रूव दिखेगा, वहां पे पोजीशन ज्यादा रहना चाहिए, ओवरवेट ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, आपने बैंकिंग का जिक्र किया गुरमीत। गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने बड़े रेट हाइक्स के बाद, और बैंकों ने पास भी किए, बट कॉस्ट प्रेशर भी थे, डिपॉजिट रेट सब्सटेंशियली हाई थे, उसके बावजूद इस क्वार्टर में जो शायद लग रहा था कि फ्लैट एनआईएम्स रहेंगे, बट लुक एट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स एट ऑल टाइम हाई। कोटक महिंद्रा बैंक के केस में भी एनआईएम्स एट रिकॉर्ड हाई, आई मीन 5.75% की ट्रेजेक्ट्री। इसको देख के थोड़ा अचंभा हुआ गुरमीत आपको कि इस एनवायरनमेंट में भी सबसे रिकॉर्ड
आई थिंक एनआईएम्स, और क्या ये बेस्ट होगा? ये जो नंबर आए हैं और ये एनआईएम्स हैं, ये बेस्ट है? इससे अगला जो क्वार्टर होगा उसमें ये फ्लैट हो जाएंगे या फिर कुछ डाउन टिक शुरू हो जाएंगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी बैंक स्पेस पर पोस्ट दीज नंबर्स? मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ विमल जी। हालांकि निम्स में मुझे लगता है शायद पीक आउट हो गया है, या हो सकता है इसी लेवल पे रहे कुछ टाइम तक, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोन रीप्राइसिंग होती है अच्छे बैंक्स की, अगर आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स देखिए कितना बड़ा है पिछले 2 क्वार्टर में, और लोन रीप्राइसिंग देखेंगे तो जिनके भी लोन 70-75% फ्लोटिंग रेट रहे हैं, वहां पे हमने देखा है लोन की रीप्राइसिंग ज्यादा जल्दी होती है डिपॉजिट से, और डिपॉजिट्स ग्रेजुअली कैचअप करते हैं, और जिनका कासा रेशियो अच्छा है वहाँ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम बढ़ते हैं। इनफैक्ट एनबीएफसी में भी अगर आप देखिए, जिन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करी, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प है या चोला का कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है, वहां पे आपको उनके नंबर्स में भी वो देखने को मिला। तो लायबिलिटी साइड डिफरेंशिएटर रहेगी। मेरा ये मानना है कि शायद निम कुछ हद तक पीक आउट हो गए, हो सकता है आपको एक क्वार्टर और अच्छे देखने को मिले कुछ अच्छे बैंक्स में। और हमें बस यहाँ देखना है कि देखिए, जब क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम वाइड 15% होती है तभी गलतियां होती हैं। जब क्रेडिट ग्रोथ लो होती है तो आप भी कॉशियस होते हैं, एनवायरमेंट भी वैसा होता है। तो यहाँ पे जिनका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, या बहुत हाई ग्रोथ आ रही है लोन में, खाली डिपॉजिट लोन ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा अगर आप लेवल 2 जाके देखेंगे कि इनके स्लिपेजेस कितने हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट का क्या पीछे रहा है, क्रेडिट अंडरराइटिंग कितनी स्ट्रांग है, वो थोड़ा सा देखना मेरे हिसाब से जरूरी है। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहिए। इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ है तो मेरे लिए रेड रेड साइन है। जो थोड़ा बैलेंस और प्रूडेंट क्रेडिट ग्रोथ कर रहा है और सस्टेनेबल कर रहा है, वो मेरे हिसाब से अच्छा करेगा। तो हमें आईसीआईसीआई मुझे लगता है कंटिन्यूसली री रेट होगा। बहुत अच्छे नतीजे हैं। मैंने कोटक का 3% का आरओए बहुत टाइम बाद देखा है इस एनवायरनमेंट में, तो कोटक का नंबर अच्छा आया। हालांकि वैल्यूएशन, क्योंकि 4 बुक वैल्यू है तो प्राइस में स्कोप कम होता है मूव करने का, थोड़ा पहले मूव होना शुरू हो गया था। आईडीएफसी फर्स्ट के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन नतीजे आए, मतलब प्रॉफिट डबल हुआ, निम्स एक्सपैंड हुए हैं, और जो उनका एक पूरा होलसेल डिपॉजिट था वो ग्रैनुलर डिपॉजिट बेस हो गया है, 55-60% कासा है। आप देखिए जो उनकी लेगेसी बुक है, जो इंफ्रा बुक थी आईडीएफसी की, वो मुश्किल से 2 या 3% बची है। तो बहुत अच्छा टर्न अराउंड है, और अभी भी 1.2-1.3 बुक वैल्यू पे है। तो अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छे करेगा तो 2 बुक वैल्यू तक आ सकता है। और कुछ अच्छी एनबीएफसी, जो बहुत अच्छी एनबीएफसी है जिन्होंने कोविड में अच्छा स्ट्रेस टेस्ट किया है, चोला है, पूना वाला फिनकॉर्प है, कुछ हद तक बजाज फाइनेंस भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है काउंटर पे, कंज्यूमर स्टॉक है, ये इन पे हमारी नजर रहेगी। अच्छा, एनबीएफसीज में ही गुरमीत, अब आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, एक तर्क तो ये था आपके पास कि आप इनको चेज करें कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस, एक ये, या फिर आरईसी पीएफसी अगर आप देखें, कुछ पीएसयूज में अगर आप देखें अच्छा मूव था आरईसी पीएफसी में, देन वी हैव सम एचएफसीज B2, इसमें से कोई क्लास जो आप लोग चेज कर रहे हो, अगर एनबीएफसीज को बाइसेक्ट करें थोड़ा सा तो? मैं गोल्ड एनबीएफसी अवॉइड करूंगा बिंदर जी। क्या है कि अगर आप देखिए एचडीएफसी, अगर आप कंबाइंड एंटिटी देखिए, उनका गोल्ड लोन में शेयर सिर्फ 0.6% है। तो बैंक्स एग्रेसिव होंगे, तो जो एक मोड था खाली गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी का, शायद थोड़ा सा चैलेंज होगा। मैं नहीं बोलता हूँ को एग्जिस्ट करेंगे, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बट थोड़ा यील्ड्स वहाँ पे जो है वहाँ कम हो सकती है। हमें एचएफसी बहुत अच्छा लगता है इस स्पेस, और इसमें जो थोड़ी निश एचएफसीज हैं वो शायद अच्छा करेंगी। जैसे जो पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में काम करती हैं, जैसे आप होम फर्स्ट देखिए, कुछ हद तक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, माइक्रो लैब अच्छा करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छा करते हैं। और बैंक का अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कम है, वो पीएसएल रिक्वायरमेंट के लिए वो पोर्टफोलियोज खरीदते ज्यादा है। तो वो टियर 3 टियर 4 टाउन्स में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करते हैं। दे आर मोर फोकस्ड ऑन टियर 1 टियर 2 हायर टिकट साइज। तो इन्होंने जब से ये जो पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, यूपीआई की मैपिंग कर रहे हैं एक एक टेरिटरी में। मैं आपको एक एंटिटी का नाम बताता हूँ, छोटी एक हम टेरिटरी में गए थे, हमने वहां पे उनके 4 एम्प्लॉयज देखे जो क्रेडिट असेसमेंट करते हैं लोकल किराना स्टोर्स का, उनके फाइनेंशियल्स खुद बनाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उनको उनको माइक्रो लैब दे सकते हैं क्या उनकी दुकान के अगेंस्ट 4-5 लाख का। ये पहले मार्केट पूरा इनफॉर्मल मनी लेंडर्स का था, जो 3-4% महीने का ब्याज लेते थे। ये अब फॉर्मल क्रेडिट में आ रहे हैं, तो ये मार्केट अच्छा करेगा और बड़ा सेफ है, क्योंकि आप देखिए सरफरोशी एक्ट 2 लाख पे अप्लाई होता है। तो पोजेशन लेना और एनपी रिकवर करना बहुत आसान है एचएफसी में, जो कि बाकी जगह 15 लाख पे सरफरोशी एक्ट अप्लाई होता है। तो एचएफसी अच्छा लगता है। कुछ अच्छी कंज्यूमर एनबीएफसी जो बहुत अच्छा, जिनका गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडिट अंडर राइटिंग है, वो अच्छा करेंगे। मुझे चोला बहुत अच्छा लगता है, पूना वाला के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ।
बजाज फाइनेंस भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंडिया का रूरल भी थोड़ा सा वापस आएगा, अर्बन अभी भी स्ट्रांग है, आई थिंक वहां भी वो नतीजे दिखना चाहिए। और इन कंपनी से मुझे लगता है आपको अर्निंग मल्टीपल पे देखना चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल खाली प्राइस बुक मल्टीपल। गॉट इट। गुरमीत, एक सवाल मुझे आपसे लेना है, क्योंकि आपने स्पेस को काफी अच्छे से ट्रैक किया है। ये मिंडा कॉर्पोरेशन ट्राई कर रहा है प्रीकोल को एक्वायर करने का। आपने पढ़ा होगा दोनों स्टॉक्स को ऑब्वियसली, आपका क्या व्यू है स्पेस पर? अनुज, हम हमारे पोर्टफोलियो में ऊनो मिंडा है, हालांकि दोनों ब्रदर्स हैं, अशोक और निर्मल मिंडा, हम उनको ज्यादा ट्राई करते हैं। मुझे, जैसा मैंने चर्चा करी, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हमारे रेडार में। और ऑटो में मुझे लगता है एक आपको एंसिलरी में कैचिंग अप बची है। हालांकि मिंडा भी 450 से, अगर आप ऊनो मिंडा देखें तो लगभग 520 525 वापस आया है। बट अगर आप ऑटो के नंबर्स देखेंगे, बजाज के, थोड़ा सा जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, टू व्हीलर्स के नंबर्स जैसे जैसे अच्छे होंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रिएम्प्ट करना पड़ेगा। चाहे आप वो बजाज के नंबर्स देखिए या आप टीवीएस के नंबर्स देखिए, तो वो आपको ग्रेजुअली ऑटो एंसिलरीज में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें कंटेंट पर व्हीकल बोलते हैं। तो हम ऊनो मिंडा भी ट्रैक करते हैं, जेबीएम ट्रैक करते हैं, एंड्योरेंस है हमारे हमारे पोर्टफोलियो यूनिवर्स में। तो काफी सारे पोर्टफोलियोज हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। ऊनो मिंडा इन पर्टिकुलर मुझे लगता है, हमने इनका 2 साल का कैश फ्लो और अर्निंग मैप किया था। मुझे लगता है अर्निंग्स 2 to 3x हो सकती है अगले 2 से 3 साल में। शेयर प्राइस पे हमारा कंट्रोल होता नहीं है, इनपुट जो है अर्निंग्स है हमारे लिए। गुरमीत, चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, एंड हैव अ गुड वीक। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर।